जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, यानी कि किस तरह से भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की विचारधारा आई, यानी कि 1857 के बाद किस तरह से लोगों में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन आगे की ओर बढ़ा। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर का 6वां वीडियो है और इस वीडियो में हम राष्ट्रवाद के विकास के सारे तथ्यों पर बात करने की कोशिश करेंगे। और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने 1857 की क्रांति के जितने भी पक्ष हैं उन पर एनालाइज करने की कोशिश की है और इसके अलावा भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए हैं उन पर भी हम लोग डिटेल से बात कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो यूपीएससी या फिर किसी स्टेट पीसीएस की मेंस एग्जाम के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आधुनिक राष्ट्रवाद आखिर है क्या। ठीक है, आधुनिक राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि 1947 में जब हम लोगों ने आजादी प्राप्त की तो लोगों ने जो संघर्ष किया, ठीक है, लोगों ने जो क्रांति की वो क्रांति किस तरह से आगे बढ़ी। ठीक है, लोगों के अंदर क्रांतिकारी विचार कैसे आए, क्यों लोग स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, ये भावना उनके अंदर कहां से आई, इसी को हम लोग बोलेंगे आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास। ठीक है, लोगों के मन में आधुनिक राष्ट्रवाद की विचारधारा कैसे पनपी आखिर। ठीक है, देखिए 1857 का जब संग्राम हुआ था, यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति में भारतीयों को हार मिली थी। ठीक है, भारतीय हार गए थे, लेकिन भारतीयों को हार के साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें समझ में आ गई थी कि उनको आगे चलकर फ्यूचर में करना क्या है। ठीक है, देखिए भारत में 1857 तक खूब भारत में सांप्रदायिक एकता रही है, हिंदू मुस्लिमों की एकता बहुत ज्यादा रही 1857 तक। इसके बाद अंग्रेजों ने जो चाल चली उसका परिणाम ये निकला कि धीरे धीरे 1857 के बाद सांप्रदायिक मतभेद होते गए। ठीक है, और उसी तरह से जिस तरह से 1857 के बाद सांप्रदायिक मतभेद बढ़ते गए उसी तरह से राष्ट्रवाद का विकास भी बढ़ता गया। ठीक है, अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों को एक अलग सुविधाएं दी थी ताकि वो हिंदुओं से अलग हो जाएं, उनका ध्रुवीकरण हो जाए। ठीक है, लेकिन राष्ट्रवाद का विकास धीरे धीरे अपने आप ही होता गया। उसके पीछे कौन कौन से रीजन रहे हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उस टाइम पर, ठीक है, 19वीं शताब्दी में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे भी लोगों को प्रेरणाएं मिली, लोगों में पुनर्जागरणवादी विचार आए। ठीक है, लोगों के अंदर ये भावना विकसित हुई कि उनको शोषण से मुक्त होना है। ठीक है, उनको अंग्रेजों की चालें समझ में आने लगी थी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के बाद लोगों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। और इसके अलावा देखिए अंग्रेजों ने भी राष्ट्रवाद का विकास करने में काफी ज्यादा सहयोग दिया। उन्होंने आधुनिकता को बढ़ावा दिया जो अंग्रेजों ने, हालांकि अंग्रेजों ने जो आधुनिकता को बढ़ावा दिया था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आए थे, ठीक है, आधुनिक शिक्षा लेकर आए थे, उसका उद्देश्य यही था कि वो अधिक से अधिक वर्कर्स प्राप्त कर सके कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है, व्यापार करने के लिए। ठीक है, लेकिन उनका जो नकारात्मक परिणाम ये हुआ अंग्रेजों की नीतियों का कि वो लोग जो शिक्षित हुए उनको साहित्य का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने क्या किया लोगों ने कि अपने शोषण के प्रति एक अलग रवैया अपनाना चालू कर दिया। ठीक है, तो ये भी भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की यहाँ से विकास धीरे धीरे होने लगा था। ठीक है, इसके अलावा भारतीय साहित्य, ठीक है, प्रेस या फिर भारतीय इतिहास, इन सारे तथ्यों ने मिलकर भारत में राष्ट्रवाद का विकास धीरे धीरे फैलाना शुरू किया। देखिए राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, देखिए इसमें सबसे पहली बात हम करेंगे कि भारत में जो भारतीयों के हित थे और अंग्रेजों के हित थे, ठीक है, चाहे वो आर्थिक हित हों या फिर राजनीतिक हित हों, उनमें बहुत ही ज्यादा विरोधाभास था। ठीक है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया था। भारत के जो उद्योग धंधे थे वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गए थे या फिर नष्ट होने की कगार में थे। ठीक है, तो इसका परिणाम आगे चलकर क्या हुआ कि लोगों को यह समझ में आने लगा कि हम अंग्रेजों के शासन के नीचे कभी भी विकसित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में, दोनों के हितों में मतभेद होने लगा, भारतीयों के और ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो ये मतभेद होने लगा, तो इसके कारण लोगों के अंदर पुनर्जागरणवादी विचार आए। ठीक है, आधुनिक विचार आए और राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। इसके अलावा देखिए भारत में राष्ट्रवाद के विकास में यहाँ की जो राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अंग्रेजों ने भारत का राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण किया,
ठीक है। राजनीतिक एकीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? आखिर राजनीतिक एकीकरण का मतलब क्या होता है? देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया था कि ढेर सारे कानून बनाए थे, ठीक है, चाहे वो दीवानी कानून हो, दीवानी मामलों से संबंधित, या फिर फौजदारी मामलों से संबंधित कानून हो। इसके अलावा न्यायपालिका थी, कार्यपालिका थी, एक ऐसी न्यायपालिका थी जो संपूर्ण देश के न्याय करती थी, ठीक है। इसके अलावा जो कार्यपालिका थी संपूर्ण देश के लिए नियम बनाती थी, ठीक है। तो ये जो नियम बनाए जाते थे, ये जो कार्यपालिका, ये न्यायपालिका न्याय करती थी, कार्यपालिका नियम बनाती थे, तो उन नियमों का पूरे भारत के लोग कठोरता के साथ में पालन करते थे, ठीक है। जब संपूर्ण भारत के लोग उन नियमों का पालन करते थे तो लोगों के अंदर क्या हुआ? राजनीतिक एकता आने लगी, क्योंकि सभी को एक जैसे निर्णय दिए जाते थे, चाहे केस किसी का भी हो, किसी भी भारतीय का हो, ठीक है। तो उनके अंदर राजनीतिक रूप से तो एकता आने लगी, चाहे भारत के हिंदू हों या फिर मुसलमान। हालांकि ये बात अलग है कि अंग्रेजों ने मुसलमानों की कुछ विशेष व्यवस्था दी, और वो विशेष व्यवस्था इसलिए देते थे ताकि वो हिंदुओं से अलग रहें, उनके बीच में ध्रुवीकरण हो जाए, ठीक है। तो वो बात एक अलग है। हालांकि फिर भी सभी लोग न्यायपालिका का पालन करते थे। न्यायपालिका के जो नियम होते थे, चाहे वो दीवानी मामलों से संबंधित हो या फिर फौजदारी मामलों से संबंधित हो, ठीक है, तो सभी लोग पालन करते थे। तो इसका परिणाम यही हुआ कि आगे चलकर लोगों में धीरे धीरे राजनीतिक एकता आने लगी, ठीक है। इसी तरह से देखिए, अंग्रेजों ने आर्थिक रूप से भी एकता स्थापित की, ठीक है। कैसे आर्थिक रूप से एकता स्थापित की? देखिए, अंग्रेजों ने रेल लाइनों का विकास किया था, ठीक है। रेल लाइनों का विकास किया तो इसका परिणाम क्या हुआ कि संपूर्ण भारत के लोग आपस में जुड़ गए, ठीक है। संपूर्ण भारत की राजनीति थी वो एक दूसरे स्थान से उनका ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, मतलब आदान प्रदान होने लगा, विचारों का आदान प्रदान, समाज का आदान प्रदान। तो इस तरह से ये जो अंग्रेजों ने व्यवस्था की थी, इसकी वजह से एक आदान प्रदान वाली व्यवस्था का निर्माण हो गया था, ठीक है। अंग्रेजों ने जैसे डाक तार व्यवस्था की, मतलब डाक की व्यवस्था की, ठीक है। इसके अलावा बिजली का विकास किया, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी लोगों में एकता स्थापित होने लगी, ठीक है। लोगों के विचार आप एक जैसे होने लगे, ठीक है। लोग एक दूसरे को समझने लगे। तो इसके कारण क्या हुआ? जब लोग एक दूसरे को समझने लगे, विचारों का आदान प्रदान हुआ, तो इसका परिणाम क्या हुआ कि लोगों में धीरे धीरे चेतना आने लगी, ठीक है। उनके अंदर पुनर्जागरणवादी विचार आने लगे और वो गुलामी की दास्ता से मुक्त होना चाहने लगे। तो ये अंग्रेजों का एक अच्छा काम था। हालांकि अंग्रेजों ने जो भी किया था तो वो अपने हित के लिए किया था, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो और भी परिणाम निकलेगा ना, कि ऐसा थोड़ी है कि जो अंग्रेजों ने किया तो उसका परिणाम केवल अंग्रेजों के पक्ष में रहे, ठीक है। उसका परिणाम कुछ भारतीयों के पक्ष में भी उसका निकला, ठीक है। तो भारतीयों में एक चेतना विकसित होने लगी। जैसे मान लीजिए कि रेल लाइन बिछाई गई 1850 के बाद, ठीक है। तो जो रेल लाइनों का विकास हुआ तो उसके कारण क्या हुआ कि जो भारतीय थे, ठीक है, तो भारत के अंदर जो कच्चा माल था वो धीरे धीरे सप्लाई होने लगा, ठीक है। तो ये अंग्रेजों का लाभ था। अंग्रेजों ने कच्चे माल की सप्लाई के लिए रेल लाइनें बिछाई थी, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा परिणाम क्या हुआ कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, ठीक है। यदि भारत के किसी एक हिस्से पर अकाल पड़ता था तो उन वस्तुओं के मूल्यों पर, ठीक है, दूसरे जगहों पर भी प्रभाव पड़ने लगा, ठीक है। उस अकाल का प्रभाव दूसरी जगह पर भी पड़ने लगा, मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ा, ठीक है। और जो वस्तुओं के रेट थे वो घटने लगे या बढ़ने लगे, ठीक है। तो इस तरह से लोगों के अंदर एक संपूर्ण भारत की विचारधारा आने लगी, ठीक है। और एक दूसरा परिणाम ये हुआ, देखिए, जो अंग्रेजों ने डाक तार की व्यवस्था या फिर संचार की व्यवस्था की थी, तो उसके माध्यम से क्या हुआ, जो राजनीतिक लीडर थे, ठीक है, उनके विचार आपस में आदान प्रदान होने लगे, ठीक है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे और शीघ्र ही पहुंचने लगे। जैसे किसी आंदोलन करना है, कोई आंदोलन करना है, तो सूचनाओं का आदान प्रदान होने लगा, ठीक है। तो लोगों में राष्ट्रवादी विचारधारा तो आनी ही थी इसकी वजह से। तो लोगों में क्या हुआ कि आधुनिक राष्ट्रवाद का धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ। और दोस्तों, ये जो आधुनिक राष्ट्रवाद का धीरे धीरे विकास होना शुरू हो रहा है, तो इसका परिणाम लास्ट में हमें मिलता है आजादी के रूप में, ठीक है। धीरे धीरे यहां से राष्ट्रवादी जो विचारधारा है वो बढ़ेगी, ठीक है। राष्ट्रवाद का विकास होगा और हिंदू मुस्लिम में जो ध्रुवीकरण बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के निगेटिव हैं।
तो 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, देखिए कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास होता गया और हिंदू मुस्लिम में फूट बढ़ती गई। ठीक है, तो ये इस तरह से ये चलता रहा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने लगे। ठीक है, तो इस तरह से ये तो कहानी चलती गई। ठीक है, अब देखिए आधुनिक राष्ट्रवाद का के विकास में और किन किन चीजों का सहयोग है, जैसे पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन। ठीक है, अब पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों ने जो अंग्रेजी शिक्षा लोगों को देना शुरू किया था, ठीक है, जो मैकाले की नई शिक्षा नीति थी, तो उसके अनुसार सभी लोग अंग्रेजी पढ़ने लगे। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा का ज्यादा विकास हुआ तो साहित्य का भी धीरे धीरे विकास होने लगा। अब देखिए अंग्रेजी साहित्य जो हम लोग पढ़ते थे उस टाइम पर, ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें यूरोप की विचारधाराएं ज्यादा थी। ठीक है, तो यूरोप की विचारधाराएं हमें पढ़ने को मिली, तो हमारे अंदर एक नए राष्ट्रवादी विकास का उद्भव धीरे धीरे होने लगा। जब हमारे अंदर नए राष्ट्रवादी विचारों का उद्भव होने लगा तो हम लोग भी ये समझने लगे कि हमें शीघ्र ही शीघ्र क्या करना है, आजादी प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से शिक्षा का ये परिणाम निकला, हमें जो पाश्चात्य शिक्षा मिली। ठीक है, पाश्चात्य चिंतन मतलब जो यूरोपियन फिलोसफर थे, ठीक है, चाहे हम रूसो की बात करें, दांतो, वॉल्टेयर, ठीक है, जॉन सीले, तो जितने भी फिलोसफर रहे हैं यूरोप के, उन सभियों के जो हमने फिलोसफी पढ़ी, ठीक है, उन सभी के चिंतन हमने आत्मसात करे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों में भी एक पुनर्जागरणवादी विचार आई, नई चेतना आने लगी। ठीक है, नए विचार पनपने लगे। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि लोगों के अंदर क्या हुआ कि नए आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास धीरे धीरे होने लगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इसके अलावा देखेंगे हम लोग आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। देखिए जो प्रेस और साहित्य थे, ठीक है, तो उसकी भी बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका रही है भारत के राष्ट्रवाद के विकास में। ठीक है, हालांकि अंग्रेजों ने उस टाइम पर ढेर सारे अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, कुछ साहित्य पर भी प्रतिबंध लगाया था, लेकिन फिर भी उस समय पर हमारे पास, ठीक है, 19वीं शताब्दी में ढेर सारे अखबार रहे हैं। लगभग 159 अखबार उस समय पर चलते थे भारत में। ठीक है, और उनकी प्रसार संख्या लगभग 1 लाख थी। ठीक है, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। देखिए अखबार जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं समाज को एक दर्पण दिखाने का काम करते हैं। जिस तरह से साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसी तरह से अखबार भी समाज का एक छोटा दर्पण नहीं है, वो भी काफी बड़ा दर्पण है। वो समाज की बुराइयों को दर्शाती हैं और समाज की अच्छाइयों को भी बताती हैं। वो जो अखबार उस समय पर थे, वो हमें इतना ज्यादा जागरूक करते थे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए या फिर राष्ट्रवाद का विकास करने के लिए। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जागरूक करते थे। वो लोगों के विचारों का आदान प्रदान करते थे। ठीक है, लेखों के माध्यम से या फिर उनमें कहानी के माध्यम से, ठीक है, किसी भी माध्यम से हो, अखबारों ने हमें स्वतंत्रता प्राप्त कराने में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, इसी तरह से साहित्य की बात करें तो देखिए उस टाइम पर ढेर सारे साहित्यकार रहे हैं। ठीक है, कवि रहे हैं, नाटककार रहे हैं, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि हिंदी भाषा में लिखते थे। इसके अलावा बांग्ला भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, मराठी भाषा में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर का नाम आपने लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो ये मराठी भाषा में साहित्य की रचना करते थे। तो उस टाइम पर जो भी साहित्य लिखे गए, जो भी कविताएं लिखी गई, जो भी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के फेमस रहे, वो सभी नाटक कहीं ना कहीं लोगों को यह संदेश देते थे कि गुलामी की दास्ता से हमको मुक्त होना है। ठीक है, हमारी कमजोरियां दिखाते थे और हमारे अंदर कितना पोटेंशियल छिपा हुआ है वो भी हमको बताने का काम करते थे। ठीक है, तो इस तरह से प्रेस और साहित्य की भूमिका भी हमारे अंदर राष्ट्रवाद के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, प्रेस और साहित्य ने। ठीक है, इसके अलावा देखिए पाश्चात्य जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी या फिर प्राचीन इतिहास था, उसका भी लोगों ने अध्ययन कराया। जैसे स्वामी विवेकानंद, इन्होंने प्राचीन धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया, लोगों में नई चेतना भरने का काम किया। ठीक है, भारत की संस्कृति और प्राचीन जो विरासत थी उससे लोगों को परिचित कराने का काम किया स्वामी विवेकानंद जी ने। और सहारा किसका लिया? प्राचीन ग्रंथों का, यानी कि हमारे इतिहास का। ठीक है, इसके अलावा जैसे राजा राम मोहन राय, इन्होंने भी हमारे साहित्य का या फिर एंशियंट हिस्ट्री का ही वो किया, उदाहरण देकर लोगों को समझाने का काम किया। ठीक है, तो इस तरह से जो प्राचीन साहित्य का
और प्राचीन संस्कृति का हम लोगों को परिचय दिया गया उस टाइम पर, तो उसका परिणाम ये हुआ, क्या हुआ कि हम लोगों के अंदर एक नए विचार आने शुरू हो गए, राष्ट्रवादी विचार, और हम लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए और भी ज्यादा आतुर होते गए और भी ज्यादा क्रांतिकारी होते गए। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर ढेर सारे क्रांतिकारी भी आए, आगे हम लोग जिनके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सारे विचार रहे हैं। देखिए अंग्रेजों ने ही भारत में राष्ट्रवाद का विकास किया, इसको भी हम लोग कहें तो ये कहीं गलत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों की ऐसी कुछ नीतियां थी जिसके कारण लोगों के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा तो आना स्वाभाविक ही था। ठीक है, जैसे अंग्रेज काले एवं गोरे में भी मतभेद करते थे। ठीक है, तो लोगों के अंदर एक उपेक्षा का भाव आएगा ना, लोगों को अंदर ये तो लगेगा कि यार हम लोगों के साथ में क्यों इतना भेदभाव हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी आंदोलन का रास्ता तैयार करेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने काफी ज्यादा भूमिका निभाई भारत में राष्ट्रवाद के विकास में। यदि कहीं ऐसा आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है, यदि आप मेंस एग्जाम लिख रहे हैं, कोई भी लिख रहा हो, ठीक है, कि क्या अंग्रेजों ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई, तो जो जो बताया है हमने आपको इस वीडियो में, तो इस तरह से आप लोग उन सभी चीजों को उसमें लिख सकते हैं यदि इस तरह का कोई प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और देखिए भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में और भी कुछ कारक रहे हैं, जैसे कि भारत में जो पुनर्जागरणवादी आंदोलन चला था। ठीक है, तो जितने भी नेताओं ने भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार किया था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नई चेतना का विकास किया। ठीक है, लोगों के अंदर नए विचारों का विकास किया, नए विचार उनके अंदर उत्पन्न किए। ठीक है, तो इस तरह से लोगों में क्या हुआ, एक नई विचारधारा आने लगी और लोग आगे बढ़कर, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष में शामिल होने लगे। ठीक है, वो जो पूरा आंदोलन था हमारी स्वतंत्रता का, वो इसी चीज का परिणाम था कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास तीव्र गति से बढ़ा था 1857 के रिवोल्ट के बाद। हालांकि 1857 के रिवोल्ट के बाद हमने आपको जैसा कि बताया है कि हिंदू और मुसलमानों में मतभेद बढ़ता गया था। ठीक है, लेकिन उसी तरह से राष्ट्रवाद का विकास भी होता गया, और इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय प्रभाव का भी हमारे राष्ट्रवाद के विकास में पड़ा है, जैसे कि अमेरिका की क्रांति। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में जो पुर्तगाल और स्पेन का शासन था, तो उसका उपनिवेश था, तो उसको समाप्त कर दिया गया था। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीयों को प्रेरणा मिली, और भारतीयों ने भी यही सोचा कि हम भी कहीं कमजोर नहीं है। ठीक है, भारतीयों को अपने इतिहास से प्रेरणा मिली, प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा मिली। ठीक है, तो इस तरह से भारतीयों के अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का विकास हुआ, और वो आगे बढ़कर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष में जुट गए, और अंत में 1947 में स्वतंत्रता देश को मिली। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस का गठन हुआ, और कांग्रेस के गठन से पहले कौन कौन सी संस्थाएं रही हैं। ठीक है, तो इन सभी संस्थाओं ने किस तरह से अपना काम किया और लोगों को किस तरह से एकत्रित करने का काम किया, तो इसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।